सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम सब हिंदी व्याकरण में पाठ 2 वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। तो आपने कल पढ़ा था भाषा के बारे में और बोली, लिपि और व्याकरण आदि के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे वर्ण विचार का। तो यह समझिए कि वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड व टुकड़े नहीं हो सकते, यानी वर्ण का खंड नहीं होता है। लिपि के छोटे छोटे ध्वनि चिन्ह वर्ण कहलाते हैं, परंतु उनके टुकड़े नहीं होते हैं, जैसे क, अ, प, च आदि। वही वर्ण जब क्रमबद्ध हम लिखते हैं तो वह वर्णमाला कहलाता है। यानी वर्णमाला का परिभाषा हो सकता है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब हम वर्ण को देखें तो सबसे पहले देखें स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण में अ, आ, ई, उ, अरी, ए, ऐ, ओ, औ। अब एक आगत स्वर है, जैसे आप लोग लिखते हैं कापी, तो कॉलेज। तो आप देखते होंगे कि कापी के ऊपर जो हम लगाते हैं चंद्रबिंदु की तरह, अनुस्वार नहीं देते हैं, तो अंग्रेजी भाषा में आया स्वर है, इसलिए उसे हम आगत स्वर कहते हैं। हालांकि इसका प्रचलन अब कम रहा है। फिर देखिए, स्वर जब हम लिखते हैं तो अंत में अंग और अह का हम लिखते हैं। इस दो वर्णों को हम अयोगवाह कहते हैं, क्योंकि यह तो नहीं स्वर है और नहीं तो व्यंजन है, लेकिन फिर भी यह काम करता है। यानी अयोग होते हुए भी यह काम करता है, इसलिए इसको अयोगवाह कहते हैं। अब हम व्यंजन को देखें तो क वर्ग से लेकर य वर्ग तक व्यंजन है। जैसे क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तलाविश मूर्धन्य श दंत श ह। और संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत छ, त्र, ज और स्र आया है। इसमें भी आगत व्यंजन है ज और फ, जो फारसी में उस तरह का उच्चारण हम लोग करते हैं, जैसे फाउल। और इसके अतिरिक्त अड़ा, आढ़ा भी यह आगत व्यंजन ही है। इस तरह हम वर्णों को प्रकार देखें तो वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला स्वर, दूसरा अयोगवाह और तीसरा व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर को देखें। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्पष्ट है कि स्वर स्वतंत्र होता है, स्वर किसी का सहायता नहीं लेता है। स्वर
बिना सहायता के बोला जाता है, किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। इस प्रकार हिंदी भाषा में 11 स्वर है। अब स्वर का भी देखें तो स्वर का 3 भेद माना गया है। पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत। बस एक मात्रो भवेत ह्रस्व। जब हम एक मात्रा का उच्चारण करते हैं तो हम समझते हैं कि यह स्वर है। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते। अब जब 2 मात्रा का प्रयोग करते हैं तो वह दीर्घ होता है। और त्रिमात्रो प्लुतो ज्ञा। और जब 3 मात्रा लगता है तो वह प्लुत होता है। जैसे अ में 1 मात्रा है इसलिए ह्रस्व है। अगर उसको हम कर दे आ तो यह दीर्घ हो जाएगा, क्योंकि 2 मात्रा का समय लगा। लेकिन अगर हम उच्चारण करते हैं ओम तो यह प्लुत हो जाता है, क्योंकि इसमें 3 मात्रा लगा हुआ है। स्पष्ट है कि जिस स्वरों का उच्चारण करते समय बहुत थोड़ा समय लगता है, माने 1 मात्रा का समय लगता है, वह स्वर कहलाता है। यह संख्या में 4 है, जैसे अ, ई, उ, री। और जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर का दुगना समय लगता है, यानी 2 मात्रा का समय लगता है, तो ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। यह संख्या में 7 है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। और जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर से लगभग 3 गुना समय लगता है, यानी 3 मात्रा का समय लगता है, तो ये प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसका प्रयोग किसी को दूर से बुलाने के लिए भी किया जाता है। जैसे हे राम, ओम, कुकुड़ू। तो यह प्लुत हो जाता है, क्योंकि इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। अब हम अनुनासिक स्वर को देखें। वे सभी स्वर अनुनासिक कहलाते हैं जो मुंह और नाक से बोले जाते हैं। उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे हंस, शांत, मान, शाप। और अनुस्वार जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा सिर्फ नाक से बाहर निकलती है और उच्चारण थोड़ा अधिक जोर से होता है, उन्हें अनुस्वार कहते हैं। जैसे रंग, पंकज। अब आप समझ गए होंगे कि चंद्रबिंदु और अनुस्वार में यानी क्या अंतर है। चंद्रबिंदु में मुंह और नाक से बोले जाते हैं, लेकिन अनुस्वार में सिर्फ नाक से हवा बाहर निकलती है और उच्चारण थोड़ा अधिक जोर होता है। दोनों में ही अंतर है। हालांकि सीबीएसई बोर्ड इस दोनों का अंतर अब नहीं मान रहे हैं। अब स्वरों की मात्राएं देखें। जब स्वर व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखे जाते हैं तो स्वरों की मात्राएं ही लगाई जाती है। स्वर में मात्रा नहीं लगता, लेकिन जब हम व्यंजन के साथ लिखते हैं तो स्वरों में मात्रा लगाए जाते हैं। आपको छोड़कर सभी स्वरों को निश्चित मात्राएं हैं, सिर्फ आपको छोड़कर। जैसे
कल, तो इसमें आ है स्वर, कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है। लेकिन अगर काम, तो इसमें स्वर आ है और मात्राएं हैं आ, एक मात्रा लगा हुआ है। अब ई, जैसे पिता लिखते हैं तो इसमें भी कार है, एक मात्रा है। और दीर्घ ई, जैसे गी। इस प्रकार जो भी स्वर है उ, अरी, ए, ओ, यह सब स्वर है, इसमें मात्राएं हैं सिर्फ आपको छोड़कर। जैसे ऊ से देखिए जुलाहा, कुमार। ऊ से देखिए चूहा, फूल, कूल। हरि से देखिए कृष्ण, पितृ। ए से देखिए बेल, खेल, मेल। ऐसे देखिए बैल, मैल। ओ से देखिए चोट, कोट। औ से देखिए कौवा, औरत। और जो आगत बताए थे कॉलेज, कॉपी, यह आगत है। अब हम व्यंजन को देखें तो अभी देखिए कि स्वर स्वतंत्र होता है। स्वर बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जाता है। लेकिन व्यंजन स्वरों की सहायता से बोला जाता है। व्यंजन का उच्चारण स्वर के साथ ही होता है। यानी जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे क देखिए, अगर इसका उच्चारण करते हैं तो क, यानी क में आ लगा हुआ है, तो क तो है लेकिन आ जो है स्वर इसमें लगा हुआ है, तो व्यंजन बिना स्वर की सहायता से बोला नहीं जा सकता। जैसे कल, खत, ख में भी आ लगा हुआ है। अब व्यंजन को अगर हम अलग वर्गीकरण करते हैं तो व्यंजन को 3 वर्गों में हम बांट सकते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन को देखिए, क से लेके म तक व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन करें। यानी क वर्ग से लेके प वर्ग तक, क वर्ग से प वर्ग तक, तो एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। अगर क वर्ग को देखें क ख ग घ ङ, च वर्ग को देखें तो च छ ज झ ञ। अगर ट वर्ग को देखें तो ट ठ ड ढ न। अगर त वर्ग को देखें तो ता था दा धा न। प वर्ग को देखें प फ ब भ म। यानी क वर्ग से लेके प वर्ग तक के जो वर्ण हैं वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। एक इसे याद रखने के लिए क वर्ग से प वर्ग तक के वर्णों को हम कूचू टूतू कू से संबोधित कर देते हैं। कू का मतलब क वर्ग, चू का मतलब च वर्ग, टू का मतलब ट वर्ग, टू का मतलब त वर्ग और पू का मतलब प वर्ग। यानी कूचू टूतू कू जो वर्ण है वह स्पर्श व्यंजन कहलाता है। इसीलिए स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब अगर हम इसका उच्चारण देखें कि कौन वर्ण कहाँ से बोला जाता है,
वर्णों का उच्चारण किससे टकराकर बाहर जो है से निकलता है, किस अंग को स्पर्श कर। तो सबसे पहले देखिए, जो प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण है, क वर्ग के देखिए उसका पांचवा वर्ण अंग है। च वर्ग के देखिए य है। ट वर्ग के देखिए अण है। ट वर्ग के देखिए न है। और प वर्ग के देखिए म है। और स्वर में देखिए, जिसको आयोगवाह बताए थे, अंग। यह जो वर्ण है यह नासिकीय वर्ण कहलाता है, यानी इसका उच्चारण नाक के द्वारा होता है। अब नाक के बाद दंत देखिए, तो तवर्ग यानी त थ द ध और ल और दंत श का उच्चारण दांत से होता है। आरी और टवर्ग यानी ट ठ ड ढ और अड़ अढ़ अर और मूर्धन्य श, यह मूर्धा से उच्चारण होता है। और ई और चवर्ग यानी च छ ज झ य और तलावे श का उच्चारण स्थान तालव्य से होता है। तालव्य मतलब तालु से होता है। अब कुछ वर्ण को देखें जो दो स्थानों से टकराकर और बाहर निकलता है। जैसे देखिए वा, तो वा का उच्चारण दांत और ओष्ठ दोनों से होता है। ऊ और पवर्ग, इसका उच्चारण ओष्ठ से होता है। लेकिन ओ और अ या कंठ और ओ दोनों से होता है। अ आ और कवर्ग यानी क ख ग घ विसर्ग और ह का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों से होता है। तो स्पर्श हम लोग समझे। अब अंतस्थ यह संख्या में 4 है। यार अलावा इसके उच्चारण में जीभ मुख के किसी विशेष भाग के निकट तो आती है, किंतु उसे स्पर्श नहीं करती है। इस कारण उच्चारण में हवा कम टकराती है। वे स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनियाँ है, इसलिए अंतस्थ व्यंजन करते हैं। अंतस्थ माने जो बीच से निकले, जो बीच से स्वर जिसके निकलते हो। और उष्म व्यंजन, इनके उच्चारण में श्वास यानी वायु मुख से रगड़ खाती हुई उसमें घर्षण पैदा, उसका मतलब घर्षण पैदा करते हुए बाहर निकलती है, जिससे उष्मा अर्थात गर्मी पैदा होती है। तो ये उष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे तलावे श, मूर्धन्य स और है, यह उष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब व्यंजन के हम अन्य रूप को देखें। पहला देखें संयुक्त व्यंजन। कुछ ऐसे व्यंजन हैं जो संयुक्त होते हैं, यानी एक से अधिक व्यंजनों के मेल से होते हैं, तो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे स्र को देखें, स्र बना है तलावे श और र से। अक्षा देखें क और मूर्धन्य श से। ज्ञा देखिए ज और इया से। त्र देखिए त
और र से। अब श्र का काम आता है श्रम, क्षत्रिय, य से ज्ञानी, त्र से पत्र आदि। अब द्वितीय व्यंजन को देखें। जब एक वर्ण दो बार मिलता है तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। अब संयुक्त व्यंजन और द्वितीय व्यंजन में क्या अंतर है आप देखिए। संयुक्त में एक वर्ण के बाद दूसरे वर्ण है, लेकिन द्वितीय व्यंजन में एक ही वर्ण दो बार आए हैं, इसीलिए उन्हें द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे हम लोग बच्चा लिखते हैं, आप इंग्लिश का स्पेलिंग पूछने पर बहुत धड़ल्ले से बोल देते हैं, पूछते हैं और उसका मीनिंग बता देते हैं, लेकिन हिंदी का जो हम पूछते हैं हीजिए कि यह शब्द का निर्माण कैसे हुआ, तो आप लोग को प्रॉब्लम होता है। ध्यान देकर समझिए। जैसे बच्चा, अब बच्चा को अगर कहे कि कैसे बच्चा हम लिखें, तो बोलेंगे कि ब आकार च संयुक्त आकार, यानी बच्चा, यानी दो च आया है, संयुक्त हो गया है। जैसे चक्का, तो च आकार च का संयुक्त आकार चक्का। कुत्ता का हर सुकार कु और ता संयुक्त आकार कुत्ता। तो इस प्रकार एक वर्ण जब दो बार संयुक्त होकर आता है, मिलता है, तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। यही संयुक्त व्यंजन और द्वितीय व्यंजन में अंतर है। संयुक्त व्यंजन में एक वर्ण के बाद दूसरे वर्ण का संयोजन हो रहा है, लेकिन द्वितीय व्यंजन में एक वर्ण दो बार संयुक्त हो रहा है। अब हल देखें, तो अभी हम बताए थे कि एक मात्रो भवेत ह्रस्व, ह्रस्व का उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, और दीर्घ में दो मात्रा का समय लगता है। त्रिमात्रो प्लूतो ज्ञा, प्लूत बोलने में तीन मात्रा का समय लगता है। और व्यंजनम च अर्धमात्र कम, और व्यंजन बोलने में आधा मात्रा लगता है समय। तो जो व्यंजन है उसी को हम हल भी कहते हैं। जब हम वर्ण के नीचे एक छोटा सा पाई लगाते हैं तो वह हल कहलाता है, और हल होने का मतलब वह शब्द आधा हो जाता है। उसका उच्चारण भी करने के एक अलग तरीका है। जैसे एक का लिखते हैं जिसमें हलंत नहीं है लगा हुआ है, और एक का लिखते हैं जो हम हलंत लगाते हैं। अब दोनों का उच्चारण में अंतर होगा। एगो को हम पढ़ेंगे का, एगो के पढ़ेंगे क। जिसमें हलंत है उसको हम पढ़ेंगे क, और जिसमें हलंत नहीं है, स्वर के साथ है, उसको हम पढ़ेंगे क। यही दोनों में अंतर है। हल स्वर के न होने की सूचना देता है, यानी हल बतलाता है कि यह स्वर इसमें लगा हुआ नहीं है। सभी मूल व्यंजन स्वर के बिना ही होते हैं। हम लोग व्यंजन को का खा लिख देते हैं, अगर हलंत नहीं लगाते हैं तो वह शुद्ध व्यंजन नहीं कहलाता है। इसीलिए शुद्ध व्यंजन लिखने के लिए हम वर्णों के नीचे हल का चिन्ह लगाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ। और जिन व्यंजनों में पाई होती है उन्हें हटा देने पर वह व्यंजन स्वर रहित हो जाते हैं, वह स्वर रहित व्यंजन हो जाते हैं। जैसे क, ग, च, ज आदि। अब अयोग वाह हम देखें। बताए थे अभी कि अंग और आ को अयोग वाह हम कहते हैं। यह स्वर और व्यंजन के मेल से बनती है। जैसे
अंग को देख ले तो आ स्वर है, और उस पर हम अनुस्वार दिए तो अनुस्वार क्या है, तो व्यंजन है। इसलिए यह स्वर और व्यंजन दोनों मिला हुआ है। जैसे अंग, बंसी, दंड, चंचल, दंत, हंस, चंपा, और अगर देखें तो आ स्वर है और फिर है व्यंजन है। जैसे प्रातः, दुख आदि। अब हम र का विशेष प्रयोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।